दोस्तों, हम सब चाणक्य की उस सप्तांग थ्योरी से भली भांति वाकिफ हैं, जहां उन्होंने मित्र यानी अलाई को किसी स्टेट का स्ट्रक्चरल एलिमेंट बताया था। यदि चाणक्य की इस नीति के अनुसार हम आज के भारत को देखें तो दुनिया भर के देशों द्वारा हमारे देश की तरफ बढ़ते हुए दोस्ती के हाथ इस बात का सबूत देते हैं। वहीं हमारे देश ने भी अलाइज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई है जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क भी प्रेरित होते नजर आ रहे हैं। इन्हीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की लिस्ट में हमारा एक खास मित्र देश इसराइल का नाम भी शामिल है। आज साल 2022 इंडिया और इसराइल के बायलैटरल टाइज के लिए काफी स्पेशल है और इसी मौके पर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स करेंटली अपने इंडियन सफर पे हैं। दरअसल इस साल इंडिया और इसराइल अपने 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडो इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप को और भी मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट साइन किया गया। इंडिया और इजराइल के गहरे संबंध पे बात करते हुए बेनी गैंट्स ने कहा कि इंडिया और इजराइल बॉर्डर सिक्योरिटी और टेररिज्म जैसे कॉमन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ मिलकर अपने कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें और अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इंश्योर करें। दोस्तों, इस 30th एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के इजराइल विजिट के दौरान इंडिया इजराइल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन डिफेंस कोऑपरेशन ने एक टास्क फोर्स स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया था। इस टास्क फोर्स का एम 10 सालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार करना है जिससे नए एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसी दौरान दोनों साइड्स ने एक सब वर्किंग ग्रुप यानी SWG फॉर्म करने का फैसला किया। ये SWG डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी फ्लोज और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी शेयरिंग पे बेस्ड होगा। मिस्टर जयशंकर के इजराइल विजिट के बाद बेनी गैंट्स के इंडिया विजिट के थ्रू दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी का फायदा उठाकर एक नए फेज ऑफ कोऑपरेशन में एंटर करना चाहते हैं। आज इंडिया इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का लार्जेस्ट बायर है और इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। यदि एशिया की बात करें तो इंडिया इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर है। इनके बायलैटरल टाइज हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जैसे सेंसिटिव एरियाज को कवर करते हैं। इन दोनों देशों के बीच आज सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो उभर कर आया है वो है की डिफेंस आइटम्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन। यही नहीं, इन दोनों देशों के बीच कमर्शियल और डेवलपमेंट टाइज आज एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे एक्सपेक्ट्स को भी कवर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पेशली इंडिया और इजराइल के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच इस डिफेंस पार्टनरशिप के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज इंडिया और इजराइल के क्लोज डिफेंस टाइज को देख आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ने 1948 में इंडिपेंडेंट हुए इजराइल को एक सेपरेट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इजराइल ने पड़ोसी अरब स्टेट्स के साथ जंग लड़कर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इंडिया ने जो खुद अपने पार्टीशन के घाव भर रहा था, फिलिस्तीन के पार्टीशन को अपोज करते हुए 1949 में इजराइल को UN में शामिल करने के खिलाफ वोट किया था। इंडिया के इस डिसीजन के पीछे एक और रीजन था, अरब कंट्रीज के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस। एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे वो फिलिस्तीन
और दूसरे अरब कंट्रीज के साथ अपने अलायंस को इम्प्रूव करना चाहता था। इसके अलावा इंडिया अरब स्टेट्स पे अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए भी डिपेंडेंट था। 1950 में जाकर इंडिया ने इजराइल के इंडिपेंडेंट स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन तब भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिस्टेंट रहे। इसका एक मेन रीजन था इंडिया का नॉन अलाइंड स्टेटस, यानी किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल ना होने की पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक क्रूशियल पार्ट था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ का सपोर्ट। इंडिया पीएलओ को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला नॉन अरब स्टेट बना। ये वही पीएलओ था जिसे इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था। इस तरह इंडिया और इजराइल के रिलेशंस कई सालों तक अनस्टेबल रहे। इन रीजंस के अलावा इंडिया इजराइल रिलेशंस की अनस्टेबिलिटी का एक बड़ा रीजन था कोल्ड वॉर के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर में इंडिया के लिए कंप्लीटली नॉन अलाइंड पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। अपने डिफेंस नीड्स के लिए इंडिया सोवियत रशिया पर डिपेंडेंट होने लगा और इजराइल ने अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए यूएस का सहारा लिया। वैसे तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया और इजराइल अपनी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन इस दौरान दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडिया का रॉ और इजराइल की मोसाद, अपने कॉमन सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटरेस्ट पे कोलैबोरेट करने लगे। इस तरह कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच शुरुआती तनाव और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कंस्ट्रेंट्स उन्हें अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने से रोक रहे थे। लेकिन आने वाले समय में ये सिचुएशन बदलने वाली थी, और कुछ यूं जिसकी उम्मीद शायद खुद इंडिया और इजराइल ने नहीं की थी। आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों 1990s में जब इजराइल पैलेस्टीन पीस नेगोशिएशंस सुधरने लगे, तब इंडिया भी इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने लगा। जनवरी 1992 में इंडिया और इजराइल के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए। इसके दो मेजर रीजंस थे। पहला, इजराइल की तरह इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने में सेल्फ रिलायंट होना चाहता था। इजराइल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी और वो दूसरे कंट्रीज में कमर्शियली एक्सपैंड करना चाहता था, और ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी था। दूसरा, 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इंडिया को लगा कि उसे अपने आर्म्स इंपोर्ट सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो अपने डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पार्टनर्स ढूंढने लगा, और इसी कारण इजराइल की तरफ इंडिया एक प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लगा। दोस्तों, इन्हीं डेवलपमेंट्स के कारण इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में एक इंप्रूवमेंट नोटिस किया जाने लगा। इजराइल उन कुछ ही कंट्रीज में से एक था जिसने 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम नहीं किया था। इन्हीं टेस्ट के खिलाफ इंटरनेशनल आइसोलेशन और सैंक्शंस के बावजूद इंडिया इजराइल का आर्म्स ट्रेड स्टेडली बढ़ने लगा। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान फिर से इजराइल एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर साबित हुआ। पाकिस्तान के साथ इस जंग के दौरान इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स को अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी सर्चर और सर्विलेंस सिस्टम्स फॉर जैगुआर एंड मिराज स्क्वाड्रन सप्लाई किए। इसके अलावा उसने मिग 21 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपग्रेड करने में हमारे देश की मदद की और इंडियन आर्मी को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और 160 mm मोर्टार एम्यूनिशन सप्लाई किया। ये मिलिट्री कोऑपरेशन 2000 के दौर में भी जारी रही। इंडिया इजराइल आर्म्स ट्रेड में दूसरे इक्विपमेंट के अलावा सर्विलेंस और इंटेलिजेंस रिलेटेड इक्विपमेंट जैसे सुपर दोहरा क्लास पेट्रोल वेसल्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम EL M2075 फैल्कन शामिल थे। इंडिया 98 सर्चर और 50 हेरोन UAVs भी परचेज करने लगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे देश ने 2003 से 2006 तक इजराइल के बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी परचेज किए। 2014 के बाद इंडियन आर्म्स मार्केट में इजराइल का शेयर तेजी से बढ़ने लगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मेनली मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से हुआ, जिसमें इजराइल एक एक्टिव प्लेयर बनना चाहता है। ये पॉलिसी अप्रोच एक इजी और फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मॉडर्न और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और नए सेक्टर्स में फॉरेन कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा सके। और फिर आया साल 2017, जब नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। कई एनालिस्ट इस विजिट को इंडिया इजराइल रिलेशनशिप का एक माइलस्टोन मानते हैं, खासकर जब बात पॉलिटिकल टाइज को मजबूत करने की हो। इस विजिट के दौरान दोनों साइड्स ने लगभग $2.6 बिलियन की आर्म्स डील साइन की। इसके अलावा $40 मिलियन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस डील्स भी फाइनलाइज हुए। इस तरह पिछले कुछ सालों में इजरायली और इंडियन लीडर्स के हाई लेवल विजिट्स बढ़ते गए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों साइड्स अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को कितनी अहमियत दे रहे हैं।
इंडिया और इजराइल के इस डिफेंस पार्टनरशिप हिस्ट्री से एक बात साफ है कि पॉलिसी डिसीजंस को शेप करने में आइडियोलॉजी से ज़्यादा नेसेसिटी ने एक मेजर रोल प्ले किया है। चलिए अब इस कोऑपरेशन के सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट डिफेंस के बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों मार्च 2021 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों से इजराइल इंडिया के टॉप 3 आर्म सप्लायर में से एक रहा है। रशिया और फ्रांस के बाद इंडिया के 13% डिफेंस इंपोर्ट्स इजराइल से आते हैं। पिछले साल सितंबर में इंडियन एयरफोर्स ने एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो एनिमी फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर और 70 किलोमीटर की दूरी तक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। MRSAM इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है, जिसमें एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर शामिल हैं। और भी कई फर्म्स जैसे रफेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो इससे जुड़े हुए हैं। MRSAM का एक नेवल वर्जन ऑलरेडी कई इंडियन वॉरशिप्स में डिप्लॉयड है। इंडिया और इजराइल ने पिछले 4 सालों में एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स सिक्योर करने के लिए कुछ सेपरेट डील्स भी साइन की हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अराउंड $3 बिलियन है। इसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन सब के अलावा चाइना के साथ लद्दाख में चल रहे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया ने अपने मिलिट्री हार्डवेयर परचेज को स्पीड अप किया है। फॉर एग्जांपल 2017 के $2 बिलियन डील में ये सप्लाईज इंक्लूड किए गए, जैसे फायरफ्लाई लॉइटरिंग एम्यूनिशन, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्टैंडर्ड बॉम्ब्स को स्मार्ट वेपन्स में कन्वर्ट करने के लिए स्पाइस गाइडेंस किट्स और एक ऑपरेशनल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। साथ ही मार्च 2020 में इंडिया और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI ने लगभग 16,000 नेगेव NG7 मशीन गन्स के लिए $118 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। पिछले साल हमारी आर्मी को इजराइल द्वारा 6,000 जनरल पर्पस मशीन गन्स सप्लाई किए गए थे। IWI ने दावा किया था कि वो इस साल तक इंडियन आर्मी को बाकी सप्लाईज भेज देंगे। इजरायली डिफेंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और भी NG7s एक्वायर करना चाहता है। सिर्फ परचेजेस ही नहीं, इंडिया अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजरायली डिफेंस कंपनीज के पार्टिसिपेशन को इनकरेज भी करना चाहता है। कई इजरायली डिफेंस कंपनीज जैसे IAI, एल्बिट और रफेल इंडियन प्राइवेट कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स में UAVs, मिसाइल्स, रडार्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में इंटरेस्टेड हैं। इंडिया और इजराइल के इस डिफेंस कोऑपरेशन को देख आप ये समझ सकते हैं कि क्यों ये इनके बायलैटरल रिलेशंस का सेंटर पीस है। दोस्तों डिफेंस प्रोडक्शन और एक्विजिशन के मामले में इंडिया कई चैलेंजेस फेस करता आया है, जैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, एक कमजोर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट फंडिंग, कॉस्ट ओवररन्स और प्रोजेक्ट डिलेज। इजराइल अपने रेडी टू यूज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से इन शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा मेक इन इंडिया एंड मेक विथ इंडिया जैसे जॉइंट वेंचर्स एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इजराइल का एक और रेपुटेशन है कि वह हमेशा एक नो क्वेश्चन आस्क्ड सप्लायर रहा है, यानी वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के यूज में कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता। इसीलिए इजराइल इंडिया का ऑल वेदर डिफेंस पार्टनर माना जाता है। पर डिफेंस के अलावा भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां इंडिया और इजराइल अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आइए उन पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों पिछले 2 दशक में इंडिया और इजराइल की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आर्म सेल से बढ़कर स्पेस और काउंटर टेररिज्म के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी कवर करने लगी है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और इजराइल स्पेस एजेंसी ISS साथ मिलकर स्पेस कोऑपरेशन प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं। इसरो ने जनवरी 2008 में टेक्सार लॉन्च किया। ये एक इजरायली सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। इसके फॉलोअप में IAI द्वारा असिस्टेड इंडिया की रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट-2 लॉन्च की गई। जिस तरह डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स में इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, उसी तरह एग्रीकल्चर में भी उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडिया में इजराइल का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो 19 स्टेट्स को कवर करता है। इस इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के एम इजरायली नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज कर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इंडिया जैसी वाटर शॉर्टेज फेस करने वाली कंट्री के लिए इजराइल का डिसैलिनेशन टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर और सी वाटर को
फ्रेश वाटर में बदलकर इजराइल ने अपने आप को एक वाटर सरप्लस नेशन बनाया और इसीलिए एनालिस्ट मानते हैं कि इंडिया के लिए इस सेक्टर में कोऑपरेशन का काफी स्कोप है। इसके अलावा इंडिया और इजराइल साइबर सिक्योरिटी में भी एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने इस एरिया में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU भी साइन किया है। 2018 में इजरायली साइबर सिक्योरिटी बेस्ड स्टार्टअप्स ने $1.03 बिलियन का फंडिंग सिक्योर किया था। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइज कस्टमर्स को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कंपनी टेक महिंद्रा इजरायली ELTS सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि इंडिया और इजराइल के बीच कोऑपरेशन का स्कोप काफी वास्ट है। इसीलिए एक्सपर्ट्स डिफेंस के अलावा भी इन एरियाज पे कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं। नेचुरली इंडिया और इजराइल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी रिच हैं। आइए इन दोनों देशों के फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, ऑब्जर्वर्स की माने तो इंडिया इजराइल पार्टनरशिप की कई एरियाज में एक्सपैंड होने की संभावनाएं हैं। पहला, दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर बात हो रही है। इस FTA के साथ इंडिया और इजराइल के इकोनॉमिक टाइज सिग्निफिकेंटली गहरे होंगे। दूसरा, दोनों देशों ने एक दूसरे के कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज करने का फैसला लिया है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल इनकरेज किया जा सके। कोविड-19 के बाद दोनों देश हेल्थ केयर सेक्टर में कोऑपरेशन बूस्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। तीसरा, इजराइल ने इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA को ज्वाइन करने का फैसला किया है। दोनों देशों के लिए ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के इस माहौल में रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। इसके अलावा एनालिस्ट दावा करते हैं कि इंडिया और इजराइल के बीच सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के स्कोप को भी बढ़ना होगा, ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और इंटर कंट्री टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंजॉय किए जा सकें। दोस्तों, इंडिया और इजराइल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के चलते कुछ चैलेंजेस हैं, जिसे इंडिया अपने एंड से बैलेंस करता आया है और आगे भी करता रहेगा। आइए उन्हें समझते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, इजराइल के साथ बढ़ते कोऑपरेशन के बावजूद इंडिया एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के डिमांड को सपोर्ट करता आया है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 2017 में फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अमेरिका जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल मानता है। जेरूसलम पैलेस्टीनियंस की एक इंपॉर्टेंट मांग रही थी। इस डिसीजन के खिलाफ जब जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। इसके बाद 2021 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के 46th सेशन में इंडिया ने इजराइल के खिलाफ 3 रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया था। पहला, पैलेस्टीनियंस का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, दूसरा इजरायली सेटलमेंट पॉलिसी और तीसरा इजराइल और सीरिया के बीच गोलान हाइट्स पे ह्यूमन राइट सिचुएशन। लेकिन इंडिया ने 4th रेजोल्यूशन से अब्सटेन किया जो पैलेस्टीन में ह्यूमन राइट सिचुएशन के बारे में थे। इजराइल के लिए UNSC में इंडिया का स्टैंड एक सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के सामने ये बायलैटरल कोऑपरेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया और दोनों देश सिर्फ बायलैटरल कोऑपरेशन ही नहीं बल्कि ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके कारण वेस्ट एशिया एक फोकस एरिया बन के उभरा है। दोस्तों, 2020 की अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट नजर आ रहा है। ये एग्रीमेंट 2020 में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच अमेरिका द्वारा नेगोशिएट किया गया था, जिसका मकसद अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच पब्लिक रिलेशंस को इंप्रूव करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते मिडिल ईस्ट में एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर इंडिया और इजराइल अपने कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, इजराइल और अमीराती लीडर्स अपने बीच एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप और US के साथ एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन कंट्रीज का फोकस ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे रहेगा। जाहिर सी बात है कि चाइना इस डेवलपमेंट को लाइटली नहीं लेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के क्वाड ग्रुपिंग को सस्पिशन की नजर से देखता है। पर इंडिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने में काफी इंटरेस्टेड है और ये सिर्फ ऑयल एनर्जी ट्रेड या इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के रेमिटेंसेस को इंश्योर करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ उसके रीजनल पार्टनर्स का रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिव होता जा रहा है। इसीलिए हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में डाइवर्स पार्टनरशिप्स बिल्ड करना
इंडिया और इजराइल दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। एक बिग पिक्चर की तरफ देखते हुए हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज के साथ मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स के थ्रू इंडिया और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके एक विन विन सिचुएशन इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एनालिसिस इंडिया और इजराइल के बायलैटरल टाइज के ऊपर। और जैसा कि इस वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की यूपीएससी मेंस में काफ़ी रिलेवेंस है, और इसी को देखते हुए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया इजराइल बायलैटरल टाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।